नमस्कार। स्वागत है आपका आई क्वांटम में। मैं हूं सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर, लेट मी टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट। तो हम सारी न्यूज़ जैसे क्राइम न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, ये सारी नहीं देखने वाले हैं। जो हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है और उसका एनालिसिस बस हम करने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. The first article says, House clears crime ID bill, opposition flags concerns. तो बेसिकली ये आज की न्यूज़ नहीं है, काफ़ी टाइम से एक बिल चल रहा है जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के नाम से टेबल किया गया था राज्यसभा में। इस बिल के अंदर क्या था कि जैसे पहले कोई भी क्रिमिनल या कोई भी कन्विक्ट हो जाता था, उसके बाद ही उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उसके बायोमेट्रिक्स लिए जाते थे, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर पुलिस उन्हें पकड़ती है और डिटेंशन के अंदर रखती है, तो उनका भी बायोमेट्रिक सैम्पल्स, बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ली जा सकती है बिफोर दे आर बीइंग कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस जो उन्होंने किया हो, मतलब कन्विक्ट करने के पहले किया जा सकता है। तो इस पर राज्यसभा लोकसभा दोनों में काफ़ी सारे रकूज हो रहे थे, जिसकी वजह से ये एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, लेकिन विल गो थ्रू विद इट। अच्छा, अब ये वाला जो बिल है ये पास करा गया है राज्यसभा में, तो जो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट मैटर उठा रही हैं। क्यों उठा रही हैं? क्योंकि ये अगेंस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। कैसे है कि राइट टू लिबर्टी और जो आर्टिकल्स अलग अलग दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स में, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप कन्विक्ट नहीं हुए, अनटिल प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट। लेकिन अगर आप पहले से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ले रहे हो अगर किसी को एक ऐसा क्रिमिनल मानकर, तो दिस इज अगेंस्ट द पर्सनल एंड सिविक लिबर्टीज। तो इसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो हम बाद में देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, इन पैंडेमिक फूड सब्सिडी केप्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी लो। ये और बहुत सारे अलग अलग स्टडीज़ जो अभी पब्लिश हुए जा रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा काम की न्यूज़ नहीं है, हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये एक न्यूज़ इन ट्रांसलेशन है। अच्छा, इसके बाद एक पॉलिटिकल न्यूज़ आजकल चल रही है कि जो जवाहिरी रेजेस हिजाब रो हेल्स कर्नाटका स्टूडेंट। तो बेसिकली जवाहिरी कौन है? ऐमान अल जवाहिरी, जो अलकायदा का चीफ है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको मुद्दा बना रखा है कि हिजाब के ऊपर क्या करना चाहिए, क्यों हिजाब को बैन करना गलत है, इससे हमें स्कूल कॉलेजेस छोड़ देना चाहिए स्टूडेंट्स को। ये सारी न्यूज़ क्यों आ रही है? क्योंकि अभी कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जा रहे हैं तो आप पहनिए बाहर जो भी, लेकिन क्लासरूम के अंदर हमेशा सबका एक सिमिलर कोड होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक सिमिलर चीज़ें पहनेंगे। जैसे कि अगर हिजाब है तो वो ड्रेस कोड से अगेंस्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें हिजाब हटाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ भी सही नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये सबका अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन कर्नाटका असेंबली ने अभी ये पास किया है कि उन्हें हिजाब हटाना है, अंडर कि सारे लोग एक जैसे दिखें, एक जैसे पढ़ें, कोई ऊंच नीच या ऐसा ना हो कि कोई दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो लोग उनके अगेंस्ट बात करें। नेक्स्ट न्यूज़ है सेकेंड पेज पर, जहाँ पर फर्स्ट पेज की आगे बातें की गई। अच्छा, फर्स्ट पेज पर एक और न्यूज़ आई थी जो काफ़ी काम की थी। जैसे अभी कश्मीर फाइल्स बहुत ज़्यादा चल रही है, जो एक नई मूवी आई है जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार कश्मीरी पंडित पर एट्रॉसिटीज़ की गई है। तो एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक शॉर्ट क्लिप बनाई है जिसके अंदर उन्होंने अनटोल्ड कश्मीर फाइल नाम से इसको बाहर निकाला है। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि सिर्फ वो ही नहीं थे जो कश्मीरी पंडित हिंदूज थे जिनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ हुई थी, उनको आउस्ट किया गया था उनकी प्रॉपर्टी से और वहाँ से खदेड़ दिया गया था। कश्मीरी जो मुस्लिम्स थे उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हुई थी, और हमें सिंगुलरली एक ही कम्युनिटी को देखकर इसे जज नहीं करना चाहिए, बाकी पूरे कश्मीर के ऊपर हुए हॉलोकास्ट को समझना चाहिए उस समय के। इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड पेज पर हमें सिर्फ जो काम की न्यूज़ होती पढ़ना है, मेन न्यूज़ जो होती है हमें इंटरनेशनल न्यूज़ देखना है, फिर उसके बाद एडिटोरियल देखना है, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, कौन से नए बिल आए हैं, ट्रांजिशन में हुए हैं। जो थर्ड पेज होता है द सिटी, मोस्टली इसके अंदर आप जिस भी प्रकार का न्यूज़पेपर ले रहे हैं, जैसे मेरा दिल्ली एडिशन है तो दिल्ली की बेसिक न्यूज़ बताई गई है कि किस प्रकार से बीजेपी अपने
प्रोपेगेंडा नहीं कहूँगी मैं, किस प्रकार से बीजेपी अपना प्रमोशन कर रही है रैलीज निकाल कर अमिट्स द न्यू पोल्स एंड एवरीथिंग। थर्ड पेज में कुछ बहुत काम की न्यूज़ नहीं होती है। फोर्थ पेज में भी सिटी न्यूज़ आई है। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं हम इन पार्लियामेंट। मैंने इसके अंदर से जो मेन चीज़ें वो अंडरलाइन करी हुई है, और जब भी आप मैं अगर एक बार पढ़ा रही हूँ उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और देखना है कि किस प्रकार से उसके अंदर वो लिखा हुआ है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसका सिर्फ ये मतलब है कि आपको एडिटोरियल या कोई भी न्यूज़ समझ में आ गई है, बट हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट इन द मीन्स that flexibility in writing and that smoothness that is going to come when you will read the whole article. So the next article is regarding Ukraine Russia conflict. इसके अंदर लिखा गया है कि इंडिया हैज़ चूजन साइड ऑफ पीस, जयशंकर सेज इन द लोकसभा। तो बेसिकली ये मुद्दा कहाँ से आया है कि काफ़ी टाइम से, जब से रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंस बना रखा है, लेकिन उनका न्यूट्रल स्टैंस ये कहता है कि दे आर टुवर्ड्स द रशियन साइड। काफ़ी सारी थेरीज भी निकली, लोग कहते हैं कि क्योंकि रशिया ने हमारा हमेशा साथ दिया है, नाउ इट्स द टाइम फॉर इंडिया टू टेक साइड विद रशिया। बट नाउ इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग जो लास्ट डे हुई थी, उसके अंदर इंडिया ने कहा कि वी इक्विवोकली कंडेम द सिविलियन किलिंग्स इन द यूक्रेनियन सिटी ऑफ बुका। तो बेसिकली ये क्या बात है कि अभी कुछ दिनों से एक यूक्रेन की सिटी है बुका, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मास किलिंग सिविलियंस की हुई है, जिसने पूरे वर्ल्ड को शैटर कर रखा है कि हाउ दिस इज़ लाइक अ वॉर क्राइम। दिस इज़ नॉट जस्ट अ वॉर, इट्स अ वॉर क्राइम कि आप सिविलियंस के ऊपर ये सारी चीज़ें एट्रोसिटीज़ कर रहे हो। तो जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने कहा है कि हम कंडेम करते हैं जो भी सिविलियन किलिंग्स हुई है यूक्रेनियन सिटी ऑफ बुका में, और हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो इन सारे डेथ्स के लिए। और उसी के बाद एक फॉलोअप न्यूज़ भी आई है कि चाइना ने भी इस चीज़ को कंडेम किया है, जो भी मोस्टली न्यूट्रल स्टैंड बनाए हुआ था। उन्होंने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो इनटू द डेथ्स विच हैज़ बीन डन बाय द रशियन ट्रूप्स ऑन यूक्रेनियन सिविलियंस। तो उसके बाद एक और बहुत काम की चीज़ है जिसे हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं कि दिस इज़ रिगार्डिंग अ ग्लोबल ऑर्डर विच हैज़ बिन बिल्ट ऑन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड फॉर द सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स। कहने का मतलब है कि इंडिया ने कोई भी एक साइड चूज़ नहीं किया है कि हम यूक्रेन की साइड है, रशिया की साइड है, बट इंडिया का एक ही स्टैंड है कि हम पीस की साइड है, और सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो पीस के थ्रू एंड टॉक्स एंड निगोशिएशन एंड डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू सॉल्व हो सकती है। वी डोंट हैव टू अंडरगो अ वॉर फॉर प्रूविंग अवर पॉइंट। तो इंडिया स्टैंड विद इट्स पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ कि क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, जिसकी हमने फर्स्ट पेज पर भी बात की थी कि किस प्रकार से ऑपोजिशन पार्टी उसके अगेंस्ट है। तो पी चिदम्बरम जो पहले हमारे मिनिस्टर भी थे कांग्रेस के टाइम पर और अभी एक पार्लियामेंटेरियन भी है, उन्होंने कहा है कि द बिल इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स, इट सेज सेड बाय पी चिदम्बरम। जो कहते हैं जो बिल पास हुआ है विच हैज़ बिन मूव्ड बाय अमित शाह विच इज़ यूनियन होम मिनिस्टर एज ऑफ नाउ। उन्होंने राज्यसभा में ये बिल रखा था जिसकी हमने पहले भी बात की कि किस प्रकार से कोई भी अगर डिटेंशन में भी है तो उसके बायोमेट्रिक्स लिए जा सकते हैं। तो पी चिदम्बरम जी कहते हैं कि अपने पार को एक्सपैंड करने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, बॉडीली मेजरमेंट्स को लेने के लिए, लीगल सैंक्शंस को प्रूव करने के लिए, अगर आप ये सारे शब्द यूज़ करके एक ऐसा बिल बना रहे हो जिसको आप उसके अगेंस्ट यूज़ करते हो, कहने का मतलब है आपने किसी व्यक्ति को डिटेंशन में ले लिया, उसके बाद उसके बायोमेट्रिक्स ले लिए, बाद में वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन आपके पास अब उसकी पूरी पर्सनल डेटा है। दिस इज ब्रीच ऑफ राइट टू प्रिवेसी एंड वी शुड नॉट डू दिस। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द पुट्टस्वामी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर भी सेम राइट टू प्रिवेसी की बात हुई थी। दिस इज सेड बाय द कांग्रेस पार्लियामेंटेरियन पी चिदम्बरम। Next news is government only Indian entities can do mapping.
टेरेस्ट्रियल सर्वेज। सो बेसिकली अर्थ साइंसेस मिनिस्टर जो हमारे हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने लोकसभा में ये वाली बात कही है कि जो भी गाइडलाइंस है जितने भी जियोस्पैटियल डेटा लेने के लिए इंडिया में, वो सिर्फ इंडियन एंटिटीज़ कर सकती है मैपिंग। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी देश की कंपनी आकर, यूएस की कोई कंपनी आकर इंडिया के जियोस्पैटियल चीज़ों की मैपिंग कर रही है कि कौन सी रोड पर कितना ट्रैफिक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कौन सी रोड पर कितना ट्रैफिक है, ये कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है, सिर्फ इंडियन कंपनीज कर सकती है। एंड दिस डेटा शुड बी कन्फाइंड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? बिकॉज दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द राइट टू प्रिवेसी एंड ऑल्सो अगेंस्ट आवर नेशनल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश का डेटा किसी और के पास जाता है तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो भले ही कोई एक कंफर्म्ड या कोई एक गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी हो, लेकिन वो किसी को डेटा भी बेच सकते हैं या फिर डेटा गलत हाथों में मिसयूज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंच सकता है। अगेन दिस इज राम जेठमलानी विच इज़ अ बीजेपी sided person which is also an advocate. He says he counters the previous law is outdated and obsolete. जो इसके पुराना वाला लॉ था, जो अभी नया वाला ये बिल आया है 2022 में, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी ने टेबल किया है, उन्होंने कहा कि प्रीवियस लॉ आउटडेटेड था। कैसे आउटडेटेड था? कि उसके अंदर अगर आप कोई कन्विक्ट हो गए हो, उसके बाद ही आप सामने वाले के लिए कर सकते हो, उनका बायोमेट्रिक ले सकते हो, मेजरमेंट्स ले सकते हो। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और उन्होंने कोट किया कि यूएस, यूरोप और दूसरी कंट्रीज़ में भी आजकल यही होता है कि पहले से ही आप टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई तो बायोमेट्रिक्स आप पहले ले लो, सारी चीज़ें आप पहले लो, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें कर सकते हो। तो दिस इज़ नॉट अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ प्रिवेसी, और ये जो है एक गवर्नमेंट डेटा रहेगा जिसका आप मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। बट अगेन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो डेफिनेटली इसका मिसयूज़ हो सकता है। कैसे मिसयूज़ हो सकता है? कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखा है, आप उसके बायोमेट्रिक्स ले रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट लाइकली कि आप उसे बाद में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये इनक्रिप्टेड है या कोई भी इसे यूज़ नहीं कर सकता है, इसका एक कोड है। तो अगर हम ये बिल पास कर रहे हैं तो हमें इसके साथ और बहुत सारे नोशंस लगाने होंगे, जैसे कि दिस शुड बी इनक्रिप्टेड, एंड इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डाल सकते हैं, जो एक सेंट्रलाइज्ड कमांड चैनल नहीं रहेगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ रहेगी जो आउटस्टेशनड है, जो अलग अलग लोगों के हाथ में, कोई भी एक व्यक्ति इसको कमांड भी नहीं कर सकता है और ना ही कोई एक व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है या चेंज कर सकता है। तो इफ़ वी यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिस कैन बी अ गुड बिल। Otherwise, as of now, just taking the biometrics of someone who is not even convicted, this is against the law and against the breach of privacy, which is guaranteed by our constitution under fundamental rights. Then next is, every citizen of the country is in anguish, price of fuel among the issues raised in Lok Sabha. So basically ये अभी रीसेंट न्यूज़ है, जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए। क्यों हाइक हो गए? क्योंकि रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस होने की वजह से रशियन ऑयल कोई भी खरीद नहीं पा रहा है, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, और मोनोपोली हो गई है, प्राइसेस हाइक हो गए क्योंकि सप्लाई इसके अंदर लो है। सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इन एंग्विश। ये चीज़ एक 0 आवर में पूछी है लोकसभा में एक तृणमूल कांग्रेस के एमपी सौगत रॉय ने। तो बेसिकली फर्स्ट चीज़ ये कि 0 आवर क्या होता है? 0 आवर इज द टाइम व्हेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कैन रेज द इश्यूज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बिल टेबल करना होगा कोई भी अपना इशू रेज करने के लिए। इफ़ इट्स इन द 0 आवर यू कैन आस्क इट, इफ इट्स इन द न्यूज़ विच इज़ इन ट्रांजिशन और अ करंट न्यूज़। तो उन्होंने कहा है कि देश में सभी लोग बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ में हो, मेनली जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड द लोअर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि उनके पास पैसा लिमिटेड है। अब या तो वो फ्यूल में उतना पैसा दे दे या फिर वो अपनी कमोडिटीज़, अपनी ज़रूरत को पूरे करने में उतना पैसे दे दे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात रखी है और उन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि हम टैक्सेस को रिड्यूस करें। टैक्सेस को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो फ्यूल के प्राइसेस को बैलेंस किया जा सकता है। और एडिटोरियल सेक्शन में एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा गया है कि किस प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं फ्यूल हाइक और सारे सेक्शंस को इससे
बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, या ऐसा ना हो कि स्मॉलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लॉस हो रहा है और अपर क्लास को कोई इससे दिक्कत नहीं आ रहा है, क्योंकि इट्स द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू टेक केयर ऑफ every citizen of the society. It's not just the lower or the smaller strata or the weaker strata which should get burdened with the with this so called booj of pricing or the fare hike. Next is, ये कोई काम का टॉपिक नहीं है, ये राज्यसभा की फालतू सी न्यूज़ है. खड़गे रेजेस हेट स्पीच इशू इन राज्यसभा, सीक्स द डिस्कशन. तो बेसिकली मैं लेकिन आपको तब भी बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है. अभी जैसे एक बीजेपी के मेंबर थे, उन्होंने वापस से हेट स्पीच फैलाई थी. एक स्वामी जी थे, तो जो कांग्रेस एमपी है खड़गे जी, उन्होंने इसका इशू राज्यसभा में उठाया है कि किस प्रकार से हमें इसको कम करना चाहिए और किस प्रकार से एक ऑलमोस्ट गाइडलाइन हो जानी चाहिए कि हमें कौन सी किस प्रकार की स्पीच देना है, कौन सी चीज़ें कम्युनल स्पीच के अंदर आ चुकी है. वैसे मैं इस बारे में बता दूं कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारे गाइडलाइंस है कि जो भी स्पीच देते हैं हम, उसके अंदर हमें क्या चीज़ें बोलना है और क्या चीज़ें हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है. देयर आर 4 क्लासेस टू इट ऑल्सो, बट ऑफकोर्स कि बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और हेट स्पीच फैलाई जा रही है, कम्युनल स्पीच फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से लोग अग्रेसिव होते जा रहे हैं, विच शुड नॉट बी डन. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, विच इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड टू यूपीएससी, क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे स्टैटिक से और जो नए बिल्स बन रहे हैं, पास हो रहे हैं, उसके क्या प्रॉज है, कौन से, इसके बारे में ज़्यादा आता है. लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट किस प्रकार से हम डेली अगर न्यूज़ चल रही है कि पवार जी कहाँ गए हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने किस चीज़ का इनॉग्रेशन किया, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. इसके नीचे एक न्यूज़ है, कैग रिपोर्ट टेबल्ड इन द पार्लियामेंट. सो सबसे पहले तो कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अब मैं कैग के बारे में पहले कुछ चीज़ें बता दूं, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 148. तो अंडर आर्टिकल 148 गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पोस्ट बनाई है जिसका नाम है कैग, जो क्या कर सकती है, जो ऑडिट कर सकती है ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पर कितना पैसा जा रहा है, ये सारी चीज़ों का एक ऑडिटिंग जो होती है. सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बट कैग इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट. तो ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं, एंड देन प्रेसिडेंट उस कैग की रिपोर्ट को टेबल करते हैं पार्लियामेंट में, एंड देन स्क्रूटिनी होती है उस रिपोर्ट की बाय द ऑपोजिशन लीडर्स एंड ऑल द पार्लियामेंटेरियंस एंड स्टैंडिंग कमिटीज़ कि किस प्रकार से जो खर्चा किया जा रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, वो जस्टिफाइड है या नहीं है. ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, but state government and autonomous bodies and corporations which are substantially financed by the government, they also come under the ambit of audit by the CAG, which is Comptroller and Auditor General of India. इतनी बातें बस हमें CAG के बारे में याद रखनी है. So he says the punctuality is declining and the trains are taking more time. So ये न्यूज़ है regarding the punctuality of इंडियन रेलवेज एंड द ट्रेन्स. तो एक स्कीम आई थी विच वॉज मिशन रफ्तार, जो 2016 और 2017 में लाई गई थी. इसके अंदर टारगेट किया था कि हर मेल या एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो होती है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो फ्रिगेट ट्रेन्स होती है उनकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर के आसपास होनी चाहिए. फ्रिगेट ट्रेन्स क्या होती है, जो गुड्स कैरी करती हैं. तो ऐसा कहा गया कि पहले 2018 और 19 के अंदर ये जो ज़्यादा थी स्पीड बढ़ी गई थी, क्योंकि हमने ये बहुत सारी नई नई स्कीम्स लेकर आए, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया. वापस से स्पीड जो हो रही है स्लो हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इंडियन रेलवेज़ को. अराउंड 80 to 90 करोड़ रुपीज़ का नुकसान पिछले साल भी उठाना पड़ा था, जस्ट बिकॉज स्पीड स्लो हो रही है, ट्रेन धीरे हो रही है, गुड्स का जो आना जाना है वो टाइम पर नहीं हो पा रहा है, एंड विच इज़ ऑल्सो कॉजिंग द
लॉस टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द पीपल ऑफ कोर्स। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो अगर आधे या 1 मिनट का भी डिले हो जाता है तो उसे बहुत बड़ा डिले माना जाता है, लेकिन अपने इंडिया में तो ऑलरेडी इतना लीनियंट है ये वाला इशू। ऐसा कहा जाता है कि अगर 15 मिनट के अंदर डिले है तो ऐसा माना जाता है कि ट्रेन ऑन टाइम है ऑलमोस्ट, लेकिन अब ये डिले भी बढ़ता जा रहा है और जो एवरेज ट्रेन की स्पीड को रखा गया था इतना, वो भी काफ़ी कम हो गई है, अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर विच इज़ मेल और एक्सप्रेस की, एंड अराउंड 23 किलोमीटर पर आवर फॉर फ्रिगेट ट्रेन, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसको वापस से बढ़ाने की ज़रूरत है, विच कैन ऑल्सो सब्सटैंशियली इंक्रीज द रेवेन्यूज़ फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ कैग जो है उन्होंने एक और टेबल करी थी रिपोर्ट, जिसके अंदर बताया गया था कि किस प्रकार से नेपाल बॉर्डर पे जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर फ्लॉज है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक 1300 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इंडो नेपाल बॉर्डर पर, अब इंडो नेपाल बॉर्डर पर अराउंड बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, क्योंकि ये तीनों स्टेट से नेपाल लगा हुआ है, यहाँ पर 1300 किलोमीटर की रोड बनाई जानी थी फॉर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो रोड है, पहली बात तो पूरी बनी नहीं और दूसरी चीज़ बहुत पुअरली डिज़ाइन रोड बनी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि लैंड एक्विजिशन प्रॉपर नहीं हो पाया और फॉरेस्ट क्लियरेंस के इश्यूज आने लगे। लैंड एक्विजिशन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बहुत सारे लोग लैंड देते नहीं है, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, उसके बाद कभी उनके पास मुआवजा नहीं जाता है तो उसके अंदर दिक्कत आती है, कभी लोग वहाँ से हटने के लिए मना कर देते हैं। और फॉरेस्ट क्लियरेंस क्योंकि जो हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी, वो पास नहीं करता है, कभी कभी वहाँ पर सस्टेनेबल नहीं होता है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। कॉस्ट क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, साल दर साल इन्फ्लेशन होता है। पहले जो कॉस्ट अगर सोचो 100 करोड़ की मानी हो, तो अगर 3 साल बाद वो 130 करोड़ की हो जाती है कॉस्ट, क्योंकि 30 करोड़ रुपीज़ अगर इन्फ्लेशन है तो ये कॉस्ट एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को ही बियर करनी पड़ेगी। इसलिए अगर जो काम हुआ है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए बेहतर है। तो इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और जो रोड बन रही है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इस प्रकार से कैग ने टेबल को रिपोर्ट किया है। ये टोटली पॉलिटिकल न्यूज़ है। गिव अस अ चांस, केजरीवाल मन एट हिमाचल रोड शो आफ्टर द पंजाब विन। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की चीज़ नहीं है। देन ये अगेन एक पॉलिटिकल न्यूज़ ही है, लेकिन एक बेसिक बता देती हूँ इसका कि किस प्रकार से एप्स एक्सपैंडिंग द नेशनल फुटप्रिंट नॉट इन अ हरी बट देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट ईदर। तो ऐसा कहा जा रहा था कि पंजाब की विन के बाद आम आदमी पार्टी ने जब और दूसरे 8 स्टेट्स जैसे कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने इलेक्शन चार्जेस को अपॉइंट किया है, कहा जा रहा था कि आप बहुत जल्दी कर रहा है और बहुत सारी जगह पर एक साथ एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इट कैन फॉल ऑन इट्स फीट। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस बात पर कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत हरी करने की कोशिश करें, बट बिकॉज वी हैव मोटिव, वी हैव एजेंडा एंड पीपल लाइक दैट, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन फेवर ऑफ देम। तो लोग भी हमें चाहते हैं इसलिए हम आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन है जिसको और रोड मैप है जिसको हम फॉलो कर कर आगे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम जल्दी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ज़बरदस्ती हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस नेटवर्क विच इज़ पेज नंबर 8। इसके अंदर जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का एक सेशन हुआ था विद द इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने बात की थी अबाउट द यूथ ऑफ इंडिया टू बिकम जॉब क्रिएटर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स। ये एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अंदर ये कहा गया है कि जिस प्रकार से लोगों को आजकल के यूथ को ये हो गया है कि मैं बस बीटेक कर लूँ ताकि मेरी एक 50,000 60,000 रुपये महीने की नौकरी लग जाए ताकि मैं एक नॉर्मल जीवन जी पाऊँ। तो द गोल शुड बी नॉट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ बट लिविंग अ क्वालिटी लाइफ। तो ऐसा नहीं कि बस हमें जॉब मिल गई, हमारा काम खत्म हो गया, बट द यूथ ऑफ इंडिया शुड बिकम द जॉब क्रिएटर ऑफ इंडिया बट नॉट द जॉब सीकर। हाउ इट कैन बिकम द जॉब क्रिएटर? जब उसके पास आइडियाज़ होंगे। आइडियाज़ कब होंगे? जब उसके पास पता होगा कि देश विदेश में क्या चल रहा है, नई चीज़ें क्या चल रही है। तो वो बताने के लिए उन्होंने
बताया कि किस प्रकार से वो इसे आगे करने वाले हैं। तो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसमें उन्होंने करिकुलम को चेंज किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है टेक्निकल एजुकेशन पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और द नीड टू मेक सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को बचपन से बताई जाए। तो कहा गया है कि जब बच्चे दूसरी चीज़ों को जानेंगे तभी वो कर पाएंगे कि आगे किस प्रकार से वो नए चीज़ें खुद बनाएं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे भी कैसे जानेंगे जब टीचर्स को ये बात पता होगी। तो इसलिए हमने टीचर्स को भी बाहर भेजना चालू किया है टू गेट एंड गैदर कि देश विदेश में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने थोड़े से डेटा भी टेबल किए कि किस प्रकार अभी अगर हम भारत में देखें तो 52 करोड़ यूथ है, जिसके अंदर से सिर्फ 34 टू 35 करोड़ यूथ को ही एक सिस्टमिक और फॉर्मल एजुकेशन मिल पाती है। तो जो बचे हुए 17 टू 18 करोड़ यूथ हैं, उन्हें भी हमें एम्बिट में लाना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन के, ताकि वो भी एक ह्यूमन कैपिटल बना सके फॉर द इंडिया और खुद के लिए एक सस्टेनेबल एंड ऑल्सो अ क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड्स को प्राप्त कर पाएँ। इसी के बारे में एक और चीज़ें बताई थी मनीष सिसोदिया, जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से उन्होंने स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट्स आ नहीं पा रहे थे स्कूल, किस प्रकार से उन्हें ट्रैक किया और किस प्रकार से उन्होंने उन स्टूडेंट्स को वापस से अपने स्कूल के अंदर एनरोल करवाया। तो ही सेज कि दे हैव स्टार्टेड विद दिस न्यू सिस्टम इन द स्कूल्स, जिसके अंदर उन्होंने एक पूरा सेल बनाया है जिसमें स्कूल के हर बच्चे की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, और अगर कोई बच्चा 3 दिन के लिए स्कूल नहीं गया है तो उनके पेरेंट के फ़ोन के ऊपर मैसेज आता है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है। 5 डेज़ तक नहीं गया है तो कॉल आता है, 7 डेज़ तक नहीं गया है या पेरेंट्स भी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो खुद एक पर्सनल टीचर जो होता है उस स्टूडेंट का, वो जाता है उनके घर पर और देखता है कि प्रॉब्लम क्या है। और उन्होंने डेटा भी दिया कि इस प्रकार से उन्होंने अराउंड 17 टू 1800 स्टूडेंट्स को वापस से स्कूल लेकर आए हैं। और ये भी पता चला है कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। हो सकता है वो माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं जिन्होंने वो शहर छोड़ दिया इस वजह से नहीं आ रहे हैं, या किसी के घर में प्रॉब्लम है तो उसको भी रिजॉल्व कराकर बच्चों को आगे वापस से बुलाया है, सो दैट टू मेक द स्टूडेंट्स एंड द पीपल द ग्लोबल सिटीजन्स। Now again a new term, global citizens. What is a global citizen? So global citizen is someone who is aware of and who understands the wider world and their place in it. ऐसा नहीं है कि आप एक शहर में रह रहे हैं, वहीं के बारे में जो भी चीज़ें हैं तेरी मेरी कर कुरा के अपना पूरा जीवन ख़त्म कर दिया और बूढ़े हो गए। बाकी देश विदेश में क्या चल रहा है आपको सारी बातें पता होना चाहिए, और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप किस प्रकार से अपना इनपुट दे सकते हो टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, इसे कहते हैं ग्लोबल सिटीजन। तो टू मेक स्टूडेंट्स द ग्लोबल सिटीजन, फर्स्टली द टीचर्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि देश विदेश में क्या चल रहा है। तो टीचर्स को वो बाहर भेज रहे हैं टू गेट द क्वालिटी एजुकेशन एंड एवरीथिंग। तो दिस वॉज इन दिस आर्टिकल। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब मेंस की हम आंसर राइटिंग करते हैं और जब हमें इनपुट्स देनी होती है कि किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। सो एवरीवन सेज कि हमें स्कूल को बेहतर करना है, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना है, उन्हें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी है, लेकिन अगर बच्चा स्कूल ही आएगा तो आप क्या ही पढ़ाओगे। तो हाउ टू ट्रैक द स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक श्योर कि बच्चा स्कूल आ रहा है, पढ़ रहा है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, उसके पेरेंट्स को भी पता है, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है जो चीज़ मेंटली अफेक्ट कर रही है उस प्यूपिल को। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है बाय द स्कूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। नाउ नेक्स्ट इज अगेन अ नेटवर्क पेज जिसके अंदर लोकल न्यूज़ बताई गई है, पर इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि लुकआउट सर्क्यूलर क्या होता है। सो ये एक न्यूज़ है जिसमें लिखा है स्टॉप फ्रॉम ट्रैवलिंग टू यूएस, एम्बुश आउट ऑफ मलाइज सेज आकार पटेल। तो बेसिकली आकार पटेल ये एक राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जो चेयर करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड को भी। इन्हें बाहर जाने से एक बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु पर रोक दिया था, citing the lookout circular issued by the CBI against him. Now what is a lookout circular? So lookout circular is a circular letter used by the authorities to check whether a traveling person is wanted by the police.
used at the international airports, seaports to catch any absconding criminals from crossing the border. तो ऐसा ना हो कि अगर किसी ने जैसे बहुत सारे पैसे हैं हड़प लिए और वो देश छोड़कर भाग गया, तो अगर कोई किसी दूसरे देश में चल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है उस व्यक्ति को वापस पकड़ कर लेकर आना. दूसरे देश के लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस सबसे बात करो, उनके साथ चलो, उसके बाद वो व्यक्ति वापस आ पाता है. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मनी, मसल, मैन पावर. उससे बेहतर है कि यहीं पर रख लिया जाए. लेकिन यहाँ पर न्यूज़ ऐसी थी कि उन्हें नहीं करना चाहिए था लुकआउट सर्कुलर उनके अगेंस्ट, एंड दे आर फाइटिंग फॉर इट, विच इज़ नॉट आवर कंसर्न. Now next is 35 programs offered by Indian institutes among the top 100 subjects in QS ranking. Now first is, what is QS ranking? QS ranking is Quacquarelli Simons ranking, which is by a university, जो subjects release करते हैं कि top 100 subjects कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है अभी. तो ऐसा कहा गया है कि इस बार इंडिया में जो सब्जेक्ट्स और जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं बाय द टॉप इंस्टीट्यूट्स, द IIMs, द IITs, द JNU, द दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनमें से 35 प्रोग्राम्स अमंग द टॉप 100 चूज़ किए गए हैं, जबकि पिछले साल ये 25 प्रोग्राम थे, विच इज़ अ गुड लीप दिस ईयर. नाउ नेक्स्ट पेजेस आर एडिटोरियल पेज. एडिटोरियल पेज के अंदर फर्स्ट जो है वो है रोल इट बैक. इट इज़ द डायरेक्टिव इन द कैपिटल अगेंस्ट मीट ड्यूरिंग नवरात्रि इज रेट्रोग्रेड एंड अनएक्सेप्टेबल. तो ऑथर सेज कि जिस प्रकार से अभी जो नेशनल कैपिटल है, जो साउथ दिल्ली है, वहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है विच इज़ रूल्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है कि मीट शॉप को शट करने का कहा है ड्यूरिंग द 9 days नवरात्रि फेस्टिवल. तो इस पर ऑथर कहते हैं कि दिस इज़ सो रेट्रोग्रेड, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का ब्रीच हो रहा है. सबसे पहले, इट्स नॉट जस्ट नवरात्रि, बहुत सारे दूसरे फेस्टिवल्स भी होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अगर रमज़ान चल रहे हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि दिन में सारी किराना की दुकानें बंद हो जाएगी क्योंकि वो सिर्फ रात को खा रहे हैं. तो वाई इज़ दिस अगेंस्ट अ माइनॉरिटी कम्युनिटी कि आप अभी नवरात्रि चल रही है तो मोस्टली जो मीट सेलर्स हैं, जो मोस्टली मुस्लिम्स होते हैं, उनके अगेंस्ट आप ऐसा करोगे कि आप मीट शॉप बंद करा दोगे. ठीक है, ये चीज़ है कि रिलीजियस मैटर है, बट रिलीजियस शुड बी अ प्राइवेट कंसर्न. इट शुड नॉट बिकम द मेन हेड आउट फॉर द कम्युनिटी कि आप मीट शॉप बंद करा दोगे नवरात्रि में, फिर कुछ और आया फिर आप ये करा दोगे. क्योंकि रिलीजन एक मेन नीश पॉइंट नहीं होना चाहिए टू रन द गवर्नमेंट. इट शुड बी समवन्स पर्सनल प्राइवेट मैटर. ओके, तो इसके अंदर उन्होंने साइड किया है कि किस प्रकार से ये गलत है. गलत कैसे हो जाएगा कि अगर आप मीट शॉप बंद कराओगे तो वहाँ पर काम करने वाले लोग, उन्हें काम नहीं मिलेगा, उनकी 8 दिन की इनकम बंद हो गई, वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बिकॉज दे आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो 8 दिन घर बैठ कर खा लेंगे. दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इसके अंदर राइट टू प्रिवेसी को भी ब्रीच कर रहे हो. कैसे कर रहे हो कि इंडिविजुअल जो राइट ऑफ लाइवलीहुड है उसको आप ख़त्म कर रहे हो. दूसरा है इनका ट्रेड आप करने नहीं दे रहे हो, तो वो आर्टिकल 19 के अंडर भी इन्फ्रिंजमेंट है. इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर कोई बीफ खाना चाहता है, कोई मटन खाना चाहता है, दैट इज़ समवन्स पर्सनल प्रैक्टिस कि वो क्या खाना चाहते हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग अ स्टेट शुड इंटरवीन विद इन कि आप क्या खाओगे, कब खाओगे और कब नहीं खाओगे. दिस इज़ ब्रीच ऑफ राइट टू प्रिवेसी विच इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल नंबर 21. तो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ ये जो मीट बैन है ऐसा नहीं कि अभी नवरात्रि के अंदर हो गया है और बाकी ख़त्म हो जाएगी. दिस इज़ गोइंग टू बिकम अ प्रैक्टिस एंड ऑफ कोर्स विच इज़ वेरी रॉन्ग एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक अ डेलिटोरियस इफेक्ट विच इज़ गोइंग टू रन वाइडर एंड डीपर इनटू द सोसाइटी. एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है कि किस प्रकार से अगर कोई भी फेस्टिवल चल रहा है तो आप ऐसा कर दोगे. हैड इट बीन मतलब इट्स अ फूड फॉर थॉट कि हैड इट बीन अ मुस्लिम फेस्टिवल तो क्या हम ऐसा करते कि दिन के अंदर सारी किराने की दुकान बंद कर देते क्योंकि लोग सिर्फ रात को खा रहे हैं. नो, इट डजंट हैपन दैट वे. तो व्हाई इज दिस हैपनिंग दिस वे? तो इट शुड नॉट बी हैपनिंग एंड ये प्रैक्टिसेस अब गवर्नमेंट को बंद कर देनी चाहिए.
The next article is Unequal Burden of Pain. This is also a very beautiful article by Pranjal Bhandari, which is also Chief Economist of HSBC Bank. तो काफ़ी अच्छे इनपुट्स इन्होंने अपने इसके अंदर दिए हैं. उन्होंने कहा है कि the small and informal firms are bearing the brunt of commodity prices. To ease the stress, we need right policy mix. तो प्रांजल यहाँ पर कहती है कि जब हमने देखा कि कोविड हुआ था, सारी चीज़ें सेटबैक पर चली गई थी, कोविड के ख़त्म होने के बाद चीज़ों ने द जीडीपी, द इकोनॉमी, एवरीथिंग रिवाइव्ड. लेकिन जब हम उसको ईज आउट करके देखें तो जो लोअर स्ट्रैटा, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और जो स्मॉल फर्म्स हैं, स्मॉल फर्म्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि जो बिगर फर्म्स हैं उन्होंने लैडर के बहुत ऊपर तक चढ़ गए. क्यों? क्योंकि बिगर फर्म्स है तो वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं. जैसे कि वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ तो ऑफिसेस का जो रेंट था, बिजली था, ये सारी ख़त्म हो गई. जबकि जो स्मॉलर फर्म्स है दे कैन डू इट, दे कैन ऑल्सो नॉट निगोशिएट एट अ वेरी बिकॉज दे डू नॉट हैव एन अपर हैंड एट निगोशिएशन. तो स्मॉल फर्म्स को ज़्यादा कैपिटल लगता है, ज़्यादा इनपुट लगता है, रॉ मटेरियल के ज़्यादा प्राइसेस लगते हैं, जबकि बड़ी फर्म्स जो हैं इसको सस्टेन कर सकती है और बड़ी फर्म्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसको विथस्टैंड कर सकते हैं. जितनी भी बड़ी फर्म्स थी वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है देखा गया कि उनकी जो वेजेस थी उसके अंदर हाइक हुआ है, जबकि जो स्मॉल फर्म्स थी वो मोस्टली शट डाउन हो गई या उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके वेजेस में कोई भी हाइक नहीं हुआ है फ्रॉम द प्री पैंडमिक लेवल, विच इज़ शॉकिंग. एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस प्रकार से इनको चीज़ों को ठीक किया जा सकता है. तो 2 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने रखे साथ में कि सबसे पहले तो सेफगार्डिंग द ग्रोथ एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, एंड सेकेंड इज 2 इंस्ट्रूमेंट विच इज फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. इन चीज़ों को मैं अभी डिटेल में समझाना चाहूँगी. सबसे पहली चीज़ कि ग्रोथ को सेफगार्ड करना. ग्रोथ को कैसे हम सेफगार्ड कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ में प्राइस हाइक हो रहा है, फॉर एग्जांपल फ्यूल में प्राइस हाइक हो रहा है, तो फ्यूल में प्राइस हाइक को हम कैप कैसे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस को थोड़ा कम करे ताकि स्मॉल फर्म्स जो हैं वो भी उसको यूज़ कर सकें. पैसे उतने ही है, पैसे लिमिटेड हैं. अगर आप उन्हें फ्यूल में लगा दोगे तो आपके पास खुद की पर्सनल स्पेंडिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा. अगर आपके पास फ्यूल में से थोड़े पैसे बच जाते हैं तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़े से उन पैसों को लगा सकते हो, आप अपने लिए बेहतर चीज़ें ले सकते हो. सेकेंड इज फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो पब्लिक वेलफेयर स्पेंडिंग है उसको उसी प्रकार से रखे, और जबकि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई करती है, आरबीआई को रेपो रेट को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, मतलब बैंक्स को लेंडिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे. बैंक के पास अगर पैसा आता जाएगा, बैंक फ्रीली अगर पैसे ऐसे बांटते रहेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और बैंक्स अगर पैसे धीरे धीरे बांटेंगे, अगर बैंक्स के पास ज़्यादा रेपो रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा रहेगा तो लोग कम पैसे लेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा. इट्स डिमांड एंड सप्लाई. सप्लाई ज़्यादा होगा तो फिर पैसे बढ़ जाएंगे चीज़ों के, क्योंकि हर किसी के पास खरीदने की कैपेसिटी आ जाएगी. तो वो कहती है कि इन 2 चीज़ों से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है कि एक तो गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग बढ़ाए ताकि जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हें पैसा मिलता रहे और इकोनॉमी में पैसा सर्कुलरली घूमता रहे, क्योंकि अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका पैसा जो है वो सेव करने वाले हैं, वो सर्कुलर इकोनॉमी के काम नहीं आएगा. जबकि जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ स्पेंड करते हैं, उन्हीं का पैसा जो होता है इकोनॉमी के अंदर घूमता रहता है. तो इट्स द नीड ऑफ आर कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ ताकि जो स्मॉल फर्म्स और बिगर फर्म्स हैं वो दोनों सस्टेन कर पाएँ और स्मॉल फर्म्स के जो मेंबर्स हैं वो भी सस्टेन कर पाएँ. और साथ ही साथ उन्होंने बात की इनफॉर्मल सेक्टर की भी कि 80% जो अभी भी सेक्टर है इंडिया में वो इनफॉर्मल सेक्टर है, विच इज़ इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बोथ द एग्रीकल्चर एंड द पीपल एंगेज इन अदर प्रैक्टिसेस जैसे कि लेबर वगैरह. साथ ही उन्होंने बोला है कि लेबर वेजेस को भी बढ़ाया जाए ताकि जो अदर सेक्टर है उनके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ हो, इंक्रीमेंट हो. जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी हमें मनरेगा जैसी वगैरह जो दूसरी स्कीम्स है उनको रोल आउट करते रहना चाहिए.
इसके साथ ही ऑथर ने एक बहुत अच्छी स्टडी पब्लिश की है, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि फॉर्मल सेक्टर का तो ठीक है कि जो छोटे एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रीज़ थे उन्होंने सेटबैक फेस किया, और जो बड़े इंडस्ट्रीज़ थे वो सेल थ्रू कर गए। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके अंदर भी दो अगर हम अलग माने, एक एग्रीकल्चर और दूसरा अदर्स, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर और अदर्स में अलग अलग पैटर्न देखा गया पैंडेमिक के पहले और पैंडेमिक के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर पैंडेमिक में शुरुआती टाइम पर अच्छा मॉनसून, अच्छे गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ और अच्छे फर्टिलाइज़र पे सब्सिडीज़ और अच्छे मनरेगा के वेजेस, इन सब की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले अच्छा था। लेकिन बाद में कुछ समय बाद, क्योंकि इस साल मॉनसून भी ख़राब हुआ और इतनी ज़्यादा मनरेगा के अंदर जॉब्स भी मतलब काम नहीं मिल पाए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले बूम देखने मिला, अब वो डिक्लाइन पर है जिस हिसाब से उसकी ग्रोथ चल रही थी। जबकि दूसरे सेक्टर्स की बात की जाए इनफॉर्मल में, जैसे कि लेबरर्स हो गए, या फिर वो जो साइकिल पे चलनी वगैरह बेचते रहते हैं, उन लोगों की अगर बात की जाए तो उनमें पहले जैसे ही पैंडेमिक आया था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो एकदम से हिट हुआ और फिर उनकी एकदम वेजेस खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें माइग्रेशन करना पड़ा एक शहर से, अगर वो बड़े शहर में थे तो दूसरे अपने शहर तक। लेकिन बाद में अब क्योंकि वापस से सेक्टर्स सारे खुल रहे हैं, इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, तो उन्हें अपनी जॉब्स मिल रही है और वापस से अच्छे वेजेस पर मिल रही है। तो ये जो दोनों इनफॉर्मल सेक्टर के अलग अलग दो अगर हम पार्ट करें और उनके अंदर इतना सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ऑथर कहते हैं कि इसे भी हमें बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। और इसे हम कैसे बैलेंस आउट कर पाएंगे कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो फॉर द अदर लेबर्स, उनको हमेशा तो नहीं लेकिन अभी के लिए बढ़ानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मनरेगा के अंदर और पैसे पुश इन करने चाहिए, लेबर लॉज जो हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स को फॉर्मल सेक्टर में डालना चाहिए, मतलब उनको लेबर लॉज के अंडर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किसी ने काम किया, लेबर चौक से उठाकर उसको 200 रुपये दे दिए, उसकी डेली की एक जॉब होना चाहिए। अगर वो लेबर भी है तो इट मस्ट बी अ जॉब, इट शुडंट कम अंडर द इनफॉर्मल सेक्टर। और बाकी जो दो इंस्ट्रूमेंट्स बताए ऑथर ने, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस आउट करना, ये सारी चीज़ें मिलाकर हम पैंडेमिक के बर्डन से उभर सकते हैं और पूरा जो बर्डन है लोअर स्ट्रैटा और वीकर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी पर नहीं आएगा। इसके बाद एक ये पॉलिटिकल आर्टिकल है नॉर्थ चंडीगढ़, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूंगी क्योंकि उसमें एक काम की चीज़ है कि किस प्रकार से पॉलिटिशियंस इलेक्शन जीतने के लिए कुछ और वादे करते हैं और उसके बाद उसे पूरा नहीं करते हैं और जनरल पब्लिक का ट्रस्ट उससे ब्रेक होता है। जैसे कि अभी आपने इतना अच्छा इलेक्शन विन किया है पंजाब में, उन्होंने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वहाँ पर जीत पाई है, जैसे 92 आउट ऑफ 117 सीट्स आपको मिली है। लेकिन उन्होंने ये सीट्स कैसे पाई? देयर वाज अ बिगर स्ट्रैटेजी एंड बिगर थॉट बिहाइंड इट, कि उन्होंने वापस से जो सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है, जैसे कि हम मंदिर बनाएंगे, हम आपको हिंदू मुस्लिम के प्लेकार्ड्स जो प्ले करती है, वो नहीं किया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअल जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जॉब अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया। उन्होंने बोला कि वी विल हेल्प यू गेट इट एंड वी विल प्रोवाइड इट टू यू, और इसकी वजह से उन्होंने इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी प्राप्त की। लेकिन जैसे ही भगवत मान जी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के आने के बाद, उन्होंने चालू कर दिया कि चंडीगढ़ हमारा है, हमें चंडीगढ़ हरियाणा से ले लेंगे, पूरा हमारा बना लेंगे। ये पॉलिटिक्स के लिए अभी टाइम बिल्कुल है ही नहीं पंजाब के पास, क्योंकि ऑलरेडी इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी तकलीफें पंजाब के अंदर अपने पैर पसार रही है। जैसे ड्रग्स का इतना बड़ा इशू है, मैटर पूरा पंजाब उसके अंदर, और आई वुड से पूरा नॉर्थ उसकी चपेट में आ रखा है। इतना ज़्यादा इकोनॉमी ने फॉल देखा है। पंजाब जो इतना ज़्यादा हरा भरा स्टेट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पैसा था, रिच स्टेट था, अब धीरे धीरे वहाँ पर पैसा कम होता जा रहा है। तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए रादर देन चंडीगढ़ हमारा है। चंडीगढ़ ठीक है, आपका है, हरियाणा का है, जिसका भी है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन दिस कैन वेट बट पीपल कैन नॉट वेट। दे आर एजिंग, दे आर सफरिंग एंड दे आर नॉट गेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच दे शुड गेट। सो दैट इज़ अबाउट हाउ politicians should work and how politicians
शुड नॉट ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ देयर पब्लिक, जिन्होंने उन्हें वोट देकर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वापस लेकर आया है. नेक्स्ट आर्टिकल इज फूड फॉर एंजाइटी. दिस वाज अबाउट दिस हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो अभी लेकर आ रहे हैं लोग, हिंदू आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी. जैसे कर्नाटका के हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट पास किया है. बहुत ज़्यादा काम करनी है, लेकिन अगर टाइम हो तो एक बार पढ़ सकते हैं इसे. नेक्स्ट इज द राइट टू बी डिफरेंट. अगेन जो फर्स्ट पेज से ही चल रहा है और बहुत ज़्यादा करंट में चल रही है ये वाली न्यूज़ की जो हिजाब वाला मैटर है जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी उछाला है. कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉरिडोर ये बाहर पहनकर जा सकते हैं हिजाब, लेकिन जो बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनकर नहीं बैठेगी लड़कियां. ये बात उन्होंने ये जस्टिफाई करते हुए बोली कि हर बच्चे को समान दिखना चाहिए ताकि क्लास में कोई बच्चा किसी और के अगेंस्ट डिफ्रेंशिएट ना कर पाए. लेकिन डिफ्रेंशिएट करने का ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने क्या कपड़ा पहना है उससे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो. ऐसा नहीं कि वो बच्चा कपड़ा ही अलग पहन के आ रहा है, वो यूनिफॉर्म का एक पार्ट बनना चाहिए. मतलब जैसे कि अगर सिख है तो उसका एक टर्बन होता है. अगर सिख व्यक्ति टर्बन नहीं पहनेगा, क्या आप ये चीज़ को ला सकते हो सिख व्यक्ति टर्बन बिना पहने, या जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो सिर पर रुमाल जो कपड़ा बांध कर आते हैं वो बांध कर ना आए और उन्हें सारे बच्चों की तरह बाल काट कर आना होगा. वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज वो हिंदूज नॉट हिंदू बट दे आर नॉट मुस्लिम्स. उनकी एक अलग कम्युनिटी है सिख, जिसको हम जो पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब इतना बड़ा स्टेट है, हम चाहते हैं कि उसको भी हम संभाल कर रखें. तो हम उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं कि टर्बन आप नहीं पहन कर आए, ऐसा चलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा वाला कुछ नहीं है, सिविल कोड ऑफ स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम्स पूरे देश के अंदर बटे हुए हैं, कर्नाटका के अंदर भी अलग अलग जगह बटे हुए हैं और लेस देन 15%, मतलब काफ़ी माइनॉरिटी में. तो अगर आप ये जजमेंट पास करेंगे कि सिर्फ हिजाब की वजह से बच्चे अलग हो रहे हैं, तो दिस इज़ सो रॉन्ग. बिकॉज सबसे पहले तो ये आर्टिकल 51 के अगेंस्ट है. आर्टिकल 51 कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी होती है सारे सिटीजन्स की कि वैल्यू और प्रिजर्व करें वो अपने रिच हेरिटेज और कॉम्पोजिट कल्चर को. तो अगर हम हिजाब नहीं पहनकर जा रहे हैं या कोई भी जो पहनकर जाना चाहता है आप उसे रोक रहे हैं, अगर वो अपनी मर्ज़ी से पहनकर जाना चाहता है, और ऐसा नहीं है कि वो एक अलग कलर का हिजाब पहनकर जा रहा है, जो स्कूल का कोड है, जैसे कि अगर कोई सिख बच्चा ग्रीन कलर का टर्बन पहन के आ रहा है, हिजाब भी अगर ये स्कूल ड्रेस ग्रीन है वो पहन कर आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉलेज का बच्चा है, कोई फीमेल है, वो मैरिड है, उन्होंने सिंदूर लगा रखा है, तो आप उन्हें मना नहीं करोगे कि सिंदूर और टिकी जो है ये कॉलेज या स्कूल के ड्रेस कोड से अलग है तो ये नहीं लगा कर आ सकते. बट जस्ट बिकॉज सामने वाला एक मेजॉरिटी एंड इफ यू आर गिविंग दिस जजमेंट, दिस इज रॉन्ग. दिस इज अगेंस्ट द वैल्यूज विच आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन की आपको अपने कल्चर को वैल्यू करना है और उसको प्रिजर्व करके रखना है. अगर सभी लोगों को एक कर रहे हैं हम, तो सभी लोगों को एक करना चाहिए हमें विचारों से जो हमारे देश को आगे लेकर आए, ना कि उनके धर्म को एक करने के हमें सोचना चाहिए. तो ऑथर इसी बारे में लिखते हैं इसमें. अगर बस ठीक है. नेक्स्ट इज बजटिंग फॉर द फ्यूचर. बजटिंग फॉर द फ्यूचर ये है जम्मू कश्मीर के बारे में कि किस प्रकार से 3 साल में, जब से जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ है और 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है, दैट इज JNK एंड लद्दाख, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चेंजेस और लाना चाहिए ताकि हम जम्मू एंड कश्मीर को काफ़ी प्रॉस्पेरस बना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उस स्टेट में जो हम अभी एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं और एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. जम्मू एंड कश्मीर जब से अलग हुआ है, इट्स बिन 3 years, 3 बजट पास हुए. फर्स्ट बजट के कंपैरिजन में सेकेंड बजट वॉज 51% हायर एंड थर्ड वॉज मॉडेस्ट बट स्टिल 11% हायर देन द सेकेंड बजट. और अगर हम इतना सारा बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ड्रॉ करके दे रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को, तो देयर शुड बी समथिंग जो सब्सटैंशियल दिखे वहाँ पर हो रहा है इन पैसों से. लेकिन इसी के साथ हमें ये कोशिश करनी होगी कि वहाँ की जो जनता है, जिनकी वजह से एक्चुअली इकोनॉमी और GDP बढ़ती है उस स्टेट के एंड देयर बाय पूरी की पूरी कंट्री की, वो कैसे करें, हम कैसे उस चीज़ को एनरिच करें और उस चीज़ को रूट से बिल्ड करें कि एक्चुअली उनकी जनता ही इतना ज़्यादा पैसा वहाँ से रेज कर पाए रादर देन गिविंग देम द ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द स्टेट फॉर टूरिज्म,
लेकिन इंडिया के टॉप 10 स्टेट्स फॉर टूरिज्म में भी, सिटीज़ फॉर टूरिज्म में भी जम्मू एंड कश्मीर का नाम नहीं आता है। तो व्हाट इज़ लैगिंग बिहाइंड? तो इसके लिए 3 या 4 चीज़ ऑथर बताते हैं। जैसे सबसे पहले अगर टूरिज़्म है तो हमें लोकल टूरिज़्म को बूस्ट करना चाहिए। लोकल टूरिज़्म को हम कैसे बूस्ट करेंगे कि अगर कोई भी टूरिस्ट आ रहा है बाहर से, तो ऐसा नहीं है कि वो ओबरॉय या फिर कोई ऐसी कोई बड़ी सी होटल में जाकर रुक रहा है। अगर हम एयरबीएनबी जैसे छोटी छोटी चीज़ों को या हॉलीडे होम जैसे होम स्टेज जैसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे जो एक्चुअली शहर के गांव के अंदर अंदर है, तो एकदम द कोर ऑफ जम्मू कश्मीर भी लोग देख पाएंगे और उसके साथ लोकल पीपल की भी आमदनी बढ़ पाएगी। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा रहा है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ठीक है, लेकिन हम कैसे उसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का करें, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ये चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किस प्रकार से कितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है ताकि वो सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन दे। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए उसको प्रिजर्व कर पाएँ और ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम कर पाए और वो सड़कर फेंकने की ज़रूरत ना पड़ जाए। तीसरी चीज़ होती है कि हमें ज़्यादा, जो हम सिर्फ गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें भी गवर्नमेंट ने की है, जैसे कि ज़्यादा इंसेंटिव उन्होंने दिए हैं। अगर कोई रिमोट एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है रादर देन, जैसे अगर श्रीनगर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसमें उतना इंसेंटिव नहीं है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। लेकिन अगर कोई एक रिमोट एरिया में बारामूला पूंछ में जाकर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है अंदर, तो उसके लिए ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाता है ताकि लोगों को भी वहाँ पर रुझान हो कि कैसे हम उस जगह पर जाएं, क्यों हम उस जगह पर जाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी एफर्ट्स हैज़ टू बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टूरिज्म एंड ऑल द अदर थिंग्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर को दो तरह से देखते हैं, एक सबसे खूबसूरत भारत में और दुनिया में, और दूसरी चीज़ अगर इंडियंस से डायरेक्टली पूछा जाए तो इट्स लाइक कि अच्छा वहाँ पर अभी दहशत का माहौल है। तो अगर हम सिक्योरिटी को इन्हांस करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर टूरिज्म भी बूस्ट होगा और इन इफेक्ट हमें वहाँ पर ज़्यादा पैसे और ज़्यादा जीडीपी उस शहर से और उस स्टेट से आती और उस यूनियन टेरिटरी से आती दिखेगी। Next is about with equality as its credo. It is written by Smriti Zubin Irani, which is also a minister in the government. But mostly हमें जो political leaders के द्वारा लिखे हुए वीडियोज़ हैं उस पर लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल को देखें जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफ़ी सारा कुछ बताया गया है जो उनकी गवर्नमेंट ने किया है, तो रादर देन सीइंग इट एज अ प्रोपेगेंडा आर्टिकल ऑफ देयर गवर्नमेंट, वी कैन राइट इट एज, अगर हमें वुमेन एम्पावरमेंट पर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स और क्या क्या चीज़ें की है जिसकी वजह से वुमेन को एम्पावरमेंट मिला है। तो शी स्टार्ट्स बाय सेइंग कि जिस प्रकार से अगर हम हमारी गवर्नमेंट के पहले देखा जाए तो वुमेन सिर्फ एक मोमेंटो की तरह हुआ करती थी, जैसे कि अगर 10 लोग खड़े हैं तो बीच में एक लड़की भी खड़ी है, देखो हमने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया, बट यूजलेस कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ उनके व्यूज़ को सुना नहीं जा रहा है। पर हमारी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार जो कैबिनेट थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वुमेन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर्स वर देयर इन द बीजेपी गवर्नमेंट टिल द डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बीजेपी ने अलग अलग चीज़ों को जो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करे उस दिशा में काम किया है, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य PMJAY भी बोलते हैं। उन्होंने बताया किस प्रकार PMJAY में जो 50% बेनिफिशियरीज थे, ऑलमोस्ट 49.5 दैट इज 50, वो विमेन थे। तो उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया और उनकी हेल्थ पर फोकस किया। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि है LPG सिलेंडर के, जिसके अंतर्गत 8 करोड़ LPG सिलेंडर अलग अलग घरों में देने की बात की गई थी, जो स्कीम से भी ज़्यादा 9 करोड़ घरों को LPG कनेक्शन दिए गए। और जिस प्रकार से डेथ होती थी वुमेन की, क्योंकि वो कुकिंग
जो लकड़ियाँ हैं उससे खाना बनाती थी और फिर उनके लंग्स ख़राब होते थे, जल्दी अर्ली डेथ होती थी। तो काफ़ी ऑलमोस्ट 1.5 लाख पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स वर प्रिवेंटेड फॉर द ईयर, विच इज़ ह्यूज। तो ये उन्होंने बताया है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताई है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जो गवर्नमेंट ने क्वार्टर्स बनाए हैं ताकि जो लैंडलेस पीपल है उनको अच्छे से शेल्टर मिले, जो सस्टेनेबल गोल्स का भी एक फीचर है, जो सस्टेनेबल गोल्स होते हैं 15। तो उन्होंने बताया कि अराउंड 2.5 करोड़ घरों में से 2 करोड़ घरों की या तो इंडिविजुअल या फिर जॉइंट ओनरशिप में से कुछ ना कुछ है जो विमेन के पास है। और चौथी और आखिरी चीज़ प्रधानमंत्री जनधन योजना वाली, कि इसके अंतर्गत जो भी खाते खुले हैं उसमें से 45 करोड़ में से ऑलमोस्ट आधे जैसे 25 करोड़ खाते जो हैं वो विमेन के खुले हैं, विमेन बेनिफिशियरीज उनकी हैं। तो विमेन बेनिफिशियरीज हैं खाते खुलने से, उसका क्या मतलब है कि काफ़ी सारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे पहले है वो विमेन को मिल रहा है। किस प्रकार से मिल रहा है कि डेबिट कार्ड जो है वो विमेन को मिल रहा है, वो खुद जाकर अपने पैसे जमा कर सकती हैं, निकाल सकती हैं। फिर वो जो एग्रीकल्चर के लिए कुछ इंसेंटिवाइजेशन देते थे कि हर साल 6,000 रुपये मिलेंगे, वो भी विमेन के खाते में आते हैं, तो उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। उसके बाद उन्हें डेबिट कार्ड इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें। फिर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफ़ी सारे लोन बांटे गए। इन लोन के वजह से वो अपना बिजनेस चालू कर पाई एंड विच हेल्प देम एम्पावर। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं, अगला एक्सप्रेस नेटवर्क। अच्छा, इसके अंदर कुछ काम का नहीं, बस एक आर्टिकल है जो मैं बताना चाह रही थी, जिसमें लिखा है मुंबई सिविक बॉडी फ्लैग्स कोविड XE केस, सेंटर सेज डजंट मैच। तो ये कोविड XE क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट पेज पर काफ़ी अच्छे से बताया गया है, हम उसी पर पढ़ सकते हैं। सो वाई XE वेरिएंट मे नॉट बी अ कंसर्न एज ऑफ नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज XE वेरिएंट? तो जो हमारे इंडिया में कोविड की थर्ड वेव आई थी, विच इज़ द ओमिक्रॉन वेव। ओमिक्रॉन वायरस की, मतलब जो वायरस था वो तो कोविड वायरस ही था, कोरोना वायरस, लेकिन उसका जो वेरिएंट था ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसकी वजह से आई थी। अब इसके अंदर 2 म्यूटेंट्स हैं, ठीक है, BA.1 और BA.2। अब इन दोनों म्यूटेशन के जो वेरिएंट्स हैं उन दोनों ने मिलाकर एक और वेरिएंट बनाया है जिसका नाम है XE वेरिएंट। अब ये जो XE वेरिएंट है ये क्या है, थोड़ा एक तो BA.1 से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन अब ये एक और वेव कॉज करने के लायक है या नहीं है, मतलब इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये पूरे देश में एक और वेव कॉज कर दे, इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा ये सस्पेक्टफुल है। क्यों है इसमें सस्पेक्ट? क्योंकि अभी देखा जाए तो 3 से 4 महीने भी नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वॉज अफेक्टेड बाय कोविड वायरस विच इज़ ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ऑलरेडी अभी आधी से ज़्यादा जनता के अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनी हुई है, पहले भी इम्यूनिटी बनी थी दूसरी वेव्स की वजह से, और साथ ही साथ हम वैक्सीन्स भी दे रहे हैं लोगों को। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट 80 to 85% जनता के अंदर इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी है। ये नहीं कहना चाहूँगी मैं कि सारे ये जो अगर वायरस वाइड स्प्रेड हो जाता है तो ये वेव कॉज नहीं कर सकता है, या फिर ऐसा नहीं कि ये बीमारी नहीं करेगा, ये बीमारी कर सकता है, लेकिन जो इतना फल्मिनेटिंग जैसे सेकेंड वेव हो गई थी उतना करने की इसके अंदर क्षमता अभी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट है। ऑफ कोर्स इट कैन कॉज अनदर वेव बिकॉज वायरस एक्सपेल नहीं हुआ है ना देश से ना ही दुनिया से, बिकॉज जब ये वायरस पूरा खत्म हो जाएगा, ऑफ कोर्स नो वन कैन टेल इट अपार्ट फ्रॉम द वायरस इटसेल्फ कि ये कब खत्म होने वाला है, लेकिन तब तक हमें ऐसे अलग अलग वेव्स फेस करने पड़ सकते हैं। बट डेफिनेटली हर्ड इम्यूनिटी इज़ द सोल्यूशन, जो इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स होकर बन सकती है, इन विच द फर्स्ट इज जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी कैसे आएगी, जब हम इन्फेक्ट होते हैं उसके बाद रिकवर करते हैं, हमारी खुद की एंटीबॉडीज़ बन जाती है, और दूसरी वैक्सीन के थ्रू विच इज़ पैसिव इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी इज द एक्टिव वन। नेक्स्ट इज अनपैकिंग द क्लाइमेट रिपोर्ट, द रोड अहेड इफ द वर्ल्ड मिसेस द 1.5 डिग्री सेल्सियस रिडक्शन टारगेट। इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर जो हमारा इतना बड़ा सा अतिशयोक्ति भरा प्लान था
कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का हम टारगेट रखते हैं कि इतना रिड्यूस कर देंगे बाय दिस टाइम, वो तो बिल्कुल नियर फ्यूचर में पॉसिबल दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं होता पॉसिबल दिख रहा है? क्योंकि हम कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एफर्ट्स इसके लिए नहीं लगा रहे हैं। ऐसा बताया गया कि अभी ही 10 साल के अंदर, दैट इज़ फ्रॉम 2010 टू 2019, 12% इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन देखा गया। और अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रीच कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम से एपोकेलिप्स आ जाएगा, बट इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल और रियली वेरी डिफिकल्ट टू टैकल इट आफ्टर दैट, बिकॉज जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और जो चेंजेस होना चालू हो जाएंगे उसको वापस से रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द वर्ल्ड पेज। इसे हम थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी न्यूज़ है सारी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। सबसे पहले है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट सीक्स मिनट्स ऑफ एनएससी मीटिंग डिस्कसिंग द फॉरेन हैंड। जिस प्रकार से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो असेंबली थी उसको डिसमिस कर दिया। असेंबली को क्यों डिसमिस कर दिया? क्योंकि उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट डलने वाला था, जो उन्हें पता चल गया था कि वो उसमें हार जाएंगे, तो उन्होंने असेंबली को डिसमिस कर दिया और फ्रेश इलेक्शन की मांग की, साइटिंग द फैक्ट कि कोई फॉरेन हैंड है जो उन्हें हटाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट इज नाउ ट्राइंग टू प्रोब इनटू इट। नेक्स्ट इज अबाउट श्रीलंका। वी ऑलरेडी नो अबाउट द श्रीलंकन क्राइसिस, किस प्रकार से वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने, विच इज़ द राजपक्षा फैमिली, उन्होंने सारे मिलकर अपने रॉन्ग स्ट्रैटेजीज की वजह से श्रीलंका को एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर डाल दिया है। एंड नाउ दैट प्रेसिडेंट डजंट इवन वांट टू रिजाइन, ताकि कोई एक और अच्छा इनकम्बेंट आकर काम कर पाए। ही जस्ट सेज आई एम नॉट गोइंग टू रिजाइन डिस्पाइट द प्रोटेस्ट, सो एटलीस्ट ट्राई टू मेक द थिंग्स बेटर फॉर पीपल सो एज टू लिव इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल उनके जो थे कि फर्टिलाइजर इम्पोर्ट बैन कर देंगे हम, और उन्होंने बैन कर दिया बिना देखे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फ्यूचर, बट ग्रेजुअल। अभी एकदम से अगर इतना कम प्रोडक्शन हो जाएगा तो प्राइस इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा। दूसरा, इतने ज़्यादा जो लोन्स ले लिए उन्होंने, चाइनीज लोन्स, हाउ आर दे गोइंग टू रिपे इट? दे डू नॉट हैव एनी फॉरेक्स रिजर्व, फ्यूल प्राइस हाइक, सो एवरीथिंग इज इन केओस ओवर देयर। नेक्स्ट इज वेस्ट सेट टू टफन द सैंक्शंस। किस पर? ऑफ कोर्स रशिया पर। इट इज़ न्यूज़ इन ट्रांजिशन सिंस लाइक 1.5 months बैक, तब से ये चल ही रहा है। क्यों है? क्योंकि इतने सारे पीस टॉक्स के बाद जो भी टर्की में हुए, उसके बाद वापस से रशिया बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ कर रहा है। जैसे हमने देखा कि बुका के अंदर बहुत सारी सिविलियन किलिंग्स हुई, मैरियोपोल में ये सब कुछ चल रहा है। तो वेस्ट ने कहा है कि हम सैंक्शंस टाइट कर देंगे और ये वॉर क्राइम्स के अंतर्गत आता है, तो हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका एक मेंबर है रशिया, उसके अंदर से भी सस्पेंड करना चाहते हैं। और दूसरा, जर्मनी कहती है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं रशिया को परमानेंट। नेक्स्ट इज अबाउट ऑकस, हु इज डेवलपिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल्स। व्हाट इज ऑकस? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों का एक पैक्ट है विच इज अ डिफेंस पैक्ट, सिक्योरिटी अलायंस जिसे कहते हैं, ऑफ द ऑकूज, जिसके अंदर वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहते हैं सो एज टू काउंटर चाइना इन द पैसिफिक। ये फ्री में ऑस्ट्रेलिया को इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं। दे आर थ्रेटन्ड कि अगर उनके पास भी आ जाता है ये थ्रेट, तो दे जस्ट वांट टू मेक ऑस्ट्रेलिया द मिडिल, द हिंज, जिसकी वजह से वो एक चेक रख पाए चाइनीज इन्वेजन पर और उसकी एक्सटेंशन पर कि कितना वो दुनिया में आगे जाता जा रहा है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी पेज। इसमें एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा काम की है कि जो IDFC म्यूचुअल फंड बिजनेस है, जो 4,500 करोड़ रुपीज़ में खरीद लिया है बंधन कंसोर्टियम ने। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि IDFC जो है उसका एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी था। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी मीन्स जो इन्वेस्ट करती है, विच इन्वेस्ट द पूल्ड फंड्स फ्रॉम क्लाइंट्स, पुटिंग द कैपिटल टू वर्क थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज स्टॉक्स एंड अदर थिंग्स। जैसे म्यूचुअल फंड में हम पैसे देते हैं, वो स्टॉक खरीदते हैं, पैसा बढ़ता है, वैसे ही एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी होती है। तो IDFC ने अपनी
एसेट मैनेजमेंट कंपनी बंधन कंसोर्टियम को बेच दी है, जिसके बारे में आईडीएफसी के चेयरमैन का कहना है कि दिस ट्रांजिशन इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन आवर प्लान ऑफ अनलॉकिंग द वैल्यू एंड कंसिडरेशन demonstrates the strong position of IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन द इंडियन म्यूचुअल फंड स्पेस। हम चाहते हैं कि इंडियन म्यूचुअल फंड स्पेस में, क्योंकि ये हमारी इतनी बड़ी पुरानी कंपनी है, इसका और स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड हो, तो ट्राइंग टू गिव इट और मर्ज इट विद द बेस्ट। नेक्स्ट इज CAG रिपोर्ट ऑन नो आर्काइविंग पॉलिसी डेफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट बाय UIDAI। कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि UIDAI विच इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने लोगों का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रिवेसी के लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए हैं और बहुत ही वेग तरीके से वो डेटा फैला हुआ है चारों तरफ और कोई भी उसको इंक्रिप्शन नहीं मिला हुआ है, कभी भी उसका पायरेसी हो सकता है या फिर उसका मिसयूज़ हो सकता है। और साथ ही उन्होंने जो UIDAI है, उन्होंने पोस्ट ऑफिस के साथ भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर रखा है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट आधार कार्ड्स जो हैं उन्हें वापस से आना पड़ता है गवर्नमेंट के पास अगर अच्छे से उन्हें एड्रेस वगैरह ना मिले, जिस चीज़ की जिम्मेदारी UIDAI की होनी चाहिए और उन्हें पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट्स पेज आता है। स्पोर्ट्स पेज का ज़्यादा UPSC में काम नहीं होता, इट्स मोर अबाउट UPSC डिफेंस सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विसेज में स्पोर्ट्स पर से क्वेश्चन मोस्टली आते नहीं है, सो विल स्किप दैट वन। ऑल्दो मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी थी उस पेज में, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दैट वन, विच इज पॉलिटिक्स कैन बी सेट असाइड, why should fans not enjoy the India-Pakistan games? Which is true. It's like a sword or a bouquet. आप लड़ भी सकते हो क्रिकेट के पीछे इंडिया पाकिस्तान के, बिकॉज दोनों कंट्रीज में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर उसे एक हारमनी की तरह भी देख सकते हो अगर हम उसे स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट में ले तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ऐसे ही और सनसनीखेज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं वापस इसी समय। नमस्कार, जय हिंद।